माइक मैनोल का जन्म 20 अगस्त 1998 के दिन जर्मनी के ओल्डनबर्ग इलाके में हुआ। इसकी फैमिली में इसके माता पिता और एक इसकी बहन थी। इन चारों का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार था। और जो माइक के पिता थे उनको घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो दूसरे देशों में घूमने जाया करते। और जब ये माइक 5 साल का था उसी टाइम से ये अपने साथ माइक को लेकर बाहर घूमने जाया करते, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अपनी उम्र में जितना हो सके इस दुनिया को वो एक्सप्लोर करे। और ऐसा ही अब चस्का इसको यानी कि माइक को भी लग चुका था। साथ में जो माइक था इसकी बहुत सारी खेलों में इंटरेस्ट थे, जैसे कि इसको जिम्नास्टिक बहुत ज़्यादा पसंद था, स्केटिंग करना, स्विमिंग करना ये इसके मन पसंदीदार खेल थे। साथ में इसे हाइकिंग करना और माउंट बाइक चलाना इसे बहुत ही ज़्यादा इसका शौक था। और अब इसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इसकी एयरबस के अंदर अब अप्रेंटिस लगती है। अप्रेंटिस इसने भी वो भी पूरी कर ली। और इसी दौरान इसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती है जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती। और इसके बारे में माइक ने अपनी फैमिली को भी बता दिया था, जिसकी वजह से इसकी फैमिली वाले भी अब सहमत थे। और ऐसे ही टाइम जुलाई 2016 का आता है जब माइक की छुट्टियां पड़ी हुई थी। माइक ने अब प्लान बनाया कि वो बाहर घूमने जाएगा और अपने साथ वो अपने माता पिता को नहीं बल्कि अकेला ही वो घूम कर आएगा। और उसने ये प्लान बना लिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उस टाइम पर माल्टा में थी। वो माल्टा के अंदर लैंग्वेज टॉकिंग कोर्स सीख रही थी। अब उसने ये प्लान बनाया था कि वो माल्टा में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर इंजॉय करेगा। इसलिए उसने अपनी टिकट बुक करवाई और सीधा ही वो अब माल्टा पहुंच गया। माल्टा जाने के बाद इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसने बहुत सारे वहां पर इंजॉय किया। और 17 जुलाई के दिन जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो वापस से जर्मनी आ जाती है। लेकिन जो माइक था उसने साफ इनकार कर दिया कि वो जर्मनी अभी नहीं जाएगा, वो 4-5 दिन यहीं पर रुकेगा, क्योंकि उसे इस आइलैंड पर बहुत सारी चीज़ों को और भी एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर बहुत सारी देखने की चीज़ें थी। हालांकि ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो यहाँ के नज़ारे थे उसे देखने के लिए माइक यहाँ पर रुका था। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें थी जिनको एक बार देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसको पूरी तरीके से देख पाएगा। वहां पर बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें थी जिनको सिर्फ वहां पर चट्टान के ऊपर चढ़कर ही देखा जा सकता था। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए माइक यहाँ पर रुका था। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चट्टान थी उसकी लंबाई 253 मीटर थी। और इसी के ऊपर चढ़कर अब इस आइलैंड का ये नज़ारा देखना चाहता था कि यहाँ पर कैसा लगता है इतनी ऊपर जाने के बाद। और इसके बाद 18 जुलाई को जो माइक था उसने एक माउंटेन बाइक किराए पर ली ताकि वो इस चट्टान पर चढ़ सके और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके। और उसी दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पास एक वॉइस मैसेज छोड़ा जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और उसने बहुत सारी बातें की थी। Okay, I'm going to rent a bike and ride through Malta today. However, the streets are so steep that I'll send you a photo right away. You can only walk up some of them, and some of them, you can't even get up with a bike. But anyway, that's a sporting challenge, and I like that. और जो ये मैसेज था ये माइक का आखिरी मैसेज था, क्योंकि इसके बाद जो माइक था उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके माता पिता, उसकी गर्लफ्रेंड उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद माइक आज थक गया होगा इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद और इसीलिए वो अब देर तक सो रहा है, जिसकी वजह से उससे कोई बात नहीं हो रही। लेकिन पूरा दिन बीत चुका था तब भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तब उन्हें उसकी टेंशन होने लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद उसने लापरवाही बरती है, उसका फ़ोन या तो कहीं गिर गया है या फिर किसी ने चोरी कर लिया है। फिर भी वो इस बात पर सहमत थे, लेकिन फिर भी एक अंदर उनके डर मौजूद था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे अपने बेटे की कोई भी खबर नहीं मिलने के कारण उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। और फिर ऐसे ही 22 जुलाई का भी दिन आ चुका था जिस दिन जो माइक था उसे वापस जर्मनी लौटना था। अब इसके माता पिता और माइक की गर्लफ्रेंड सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं ताकि वो माइक से मिल सके। लेकिन जब उसकी प्लेन वहां पर लैंड करती है उसके अंदर माइक था ही नहीं। माइक की सीट ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी। अब उन्हें
ऐसा लग रहा था कि माइक के साथ जरूर वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। तभी उन्होंने पुलिस को ये सारी बात बता दी और पुलिस वालों ने माल्टा की जो भी अधिकारी थे उनसे बात की और वहां पर मीडिया में ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी और वहां के जो वॉलंटियर थे वो भी सामने आते हैं जिन्होंने माइक को ढूंढने के लिए उनकी मदद की। और दूसरी तरफ जो माइक के पिता थे वो भी अब माल्टा के लिए फ्लाइट पकड़ चुके थे अपने बेटे को ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो ये अधिकारी थे अब सीधे ही उस चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पर माइक गया था, जिसके बारे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वॉइस मैसेज में बताया था कि मैं उस चट्टान पर उस हिस्से में जा रहा हूं। अब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो ऐसे ढूंढ रहे थे लेकिन पहली बारी में माइक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां पर एक तो छोटी छोटी रास्ते, साथ में वहां पर उन किनारों पर झाड़ियां लगी हुई थी जिसकी वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ऊपर से कोई देखे तो नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए पुलिस वालों को काफी समस्या हो रही थी। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अब 26 जुलाई का टाइम आ चुका था। 26 जुलाई को सुबह के 10 बजे जो ये माइक था उसकी लाश जो सबसे ऊंची चट्टान थी उसके 30 मीटर बिल्कुल नीचे की साइड मिली, जिसे देखकर पुलिस वाले एकदम से हैरान थे कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा होगा। और जहां पर इसकी लाश मिली थी वहां पर पास में ही थोड़ी सी दूरी पर खेत भी मौजूद थे। साथ में जो इसको ढूंढने में इतनी देरी इसलिए ही हो गई क्योंकि ये बहुत ही ऐसी जगह पर था जहां से ऊपर से नहीं देखा जाता। वहां पर हेलीकॉप्टर से भी इसको ढूंढने की कोशिश की गई थी लेकिन ये पहली बार में दिखा ही नहीं। पुलिस वाले खुद को चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, जब जाकर ये उनको मिला। माइक के मिलने के कुछ देर बाद उसके थोड़ी दूर पर झाड़ियों के बीच में उसकी वो माउंटेन बाइक भी अटकी हुई मिली और उससे थोड़ी ही दूर उसका धूप वाला चश्मा और उसके जूते मिलते हैं। पुलिस वालों को अब समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। पहले तो उन्हें ऐसा ही लगा था कि जो माइक है वो रास्ता भटक गया और चट्टान से गिरकर वो नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। इसकी 2 हड्डियां भी कमर की टूट चुकी थी। पुलिस वालों ने ऐसा ही बयान जो माइक के पिता थे उनको दिया। हालांकि देखा जाए तो पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि माइक ऊपर से नीचे गिर गया होगा, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो चट्टान से नीचे गिरता है तो वो सरक कर वो बिल्कुल चट्टान के नीचे की साइड क्यों चला जाता है, वहां तक वो कैसे पहुंचा। कई लोगों ने ये भी जवाब दिया कि जब वो नीचे गिरा उस टाइम पर वो जिंदा था और वो सरक सरक के वहां तक पहुंचा और वहां पर जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर यह बात भी देखी जाती है कि जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था उसकी साइकिल जो थी वो झाड़ियों में टंगी हुई थी, यानी कि झाड़ियों से टकराता हुआ वो नीचे गिरा होगा, जिससे कि उसकी मौत नहीं हो सकती क्योंकि 30 मीटर की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी। झाड़ियों के कारण उसको स्पॉट मिलता और वो उसको कुछ खरोचे ही आती, वो जिंदा बच सकता था। लेकिन यहाँ पर उसकी मौत हो रखी थी। और इसके बाद जो माल्टा के फोरेंसिक वाले थे उन्होंने इसकी ऑटोप्सी की, जिसके बाद इसके शरीर को अब जो जर्मनी के मेडिकल एक्सपर्ट थे उनको सौंप दिया गया। जब उन्होंने इसके शरीर को लिया उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जब इसको देखा वो एकदम से हैरान थे क्योंकि ये एक तो इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति, इसका शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा था उन्हें, जिसकी वजह से उन्होंने माइक की बॉडी को अब तोल कर देखा। उसका वजन सिर्फ 16 किलो था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब उन्होंने इसकी बॉडी को खोल कर देखा तब वो एकदम से हैरान थे क्योंकि इसके अंदर से सारे के सारे ऑर्गन्स गायब थे। जी हाँ, इसके ऑर्गन्स गायब थे। कोई भी ऑर्गन इसके शरीर में छोड़ा नहीं गया था। इसके शरीर से इसका दिल, इसके फेफड़े, इसका लीवर, इसकी किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसका ब्लैंडर और तो और इसका दिमाग तक भी गायब था। जो माल्टा के एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि इसके जो ऑर्गन्स थे उनको तो किसी जानवर ने खा लिया है और जो इसका दिमाग था वो गर्मी के कारण वहां पर लिक्विड बन गया। लेकिन इस चीज से जो जर्मनी के मेडिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पहली बात तो ये है कि जो माइक था इसके शरीर पर कोई भी बाइट मार्क्स नहीं थे। साथ में जैसा कि उन्होंने बताया कि इसके दिमाग का वो लिक्विड बन चुका था। जो मेडिकल एक्सपर्ट थे जर्मनी के उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि गर्मी के कारण दिमाग का लिक्विड बन जाता है, लेकिन कुछ हिस्सों का ही वो लिक्विड बनता है, पूरा का पूरा दिमाग लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकता। इसीलिए इनका ऐसा मानना था कि वो कुछ ना कुछ वहां से छुपा रहे हैं और इसी वजह से जो उसके शरीर से ऑर्गन्स गायब थे उन्हीं की वजह से अब ये नहीं पता लगा पाए जर्मनी के मेडिकल एक्सपर्ट कि उसकी मौत कैसे हुई है। साथ में जैसा कि जो माल्टा वाले एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया था
था कि इसके कमर की दोनों हड्डी टूटी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके शरीर में कहीं पर भी कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी। जो जर्मनी के एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि जो माइक की मौत हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, क्योंकि उसके पास 600 यूरो कैश थे, साथ में उसका गोप्रो कैमरा और उसका सेल फोन, जो कि आज तक भी मिसिंग है, वो कभी मिले ही नहीं। क्योंकि अगर पुलिस वाले उस टाइम पर ध्यान से काम करते तो उसकी आईपी एड्रेस थे, उसका फोन मिल सकता था। उन्होंने तो ये भी नहीं जानना चाहा कि उसने लास्ट टाइम पर किसी को मदद के लिए फोन किया भी था या नहीं। और जर्मनी के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इस चीज को हत्या डिक्लेयर कर दिया कि इसकी मौत नहीं हुई है, इसको मारा गया है। अब पुलिस वाले इस केस को अब हत्या की डायरेक्शन में इसको लीड करने लगे थे। और दूसरी तरफ जो माल्टा के एक्सपर्ट थे, वहां के अधिकारी थे, वो इस चीज पर कोऑपरेटिव नहीं थे, बिल्कुल भी उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। उन्होंने रिपोर्ट देने में भी बहुत ज्यादा देरी की और उन्होंने वहां पर यह केस बंद भी कर दिया था। माल्टा के अधिकारियों ने जब जर्मनी के अधिकारियों को वो रिपोर्ट सबमिट करवाई, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, जैसे कि क्राइम सीन की कोई भी फोटो नहीं थी, साथ में जो माइक था उसकी भी वहां पर कोई फोटो ही नहीं ली गई थी। और रिपोर्ट के तौर पर उन्होंने बस एक कागज दिया जिसके ऊपर यह लिख रखा था कि इसके जो ऑर्गन्स थे उनको जानवरों ने खा लिया है। बस यही उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिख कर दे दिया था। अब जो जर्मनी के पुलिस वाले थे उनके पास कोई भी लीड नहीं थी, सुरागों की कमी थी, जिसकी वजह से ये केस अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन माइक के पिता हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अपने बेटे के बारे में एक छोटा सा भी सुराग देने वाले व्यक्ति को 10,000 यूरो देने का इनाम घोषित कर दिया। हालांकि इस केस को सुलझने में अभी काफी साल लगेंगे, इस पर जांच चल रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज सामने निकल कर आती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि जो ये माइक था, इसको जो ऑर्गन्स ट्रेडर हैं, जो ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देते हैं, उन्होंने इसको पकड़ा है और इसके शरीर से ये ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। वैसे देखा जाए तो पहली नजर में ये ठीक भी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को देखे तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी, वो चट्टान के ऊपर था, इतनी गर्मी होने के दौरान वहां पर उसके शरीर से ऑर्गन्स निकालने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए जो कि मेडिकल लाइन के होने चाहिए। और वहीं पर जो उसके ऑर्गन्स है, जब उनको निकाला जाएगा उनको उचित मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन भी चाहिए ताकि वो सड़ गल ना सके। और इतनी जल्दी से वहां से ऑर्गन्स निकालकर वहां से भागना ये नामुमकिन है। और बहुत सारे ऑर्गन्स तो ऐसे थे जिनको ट्रांसप्लांट किया ही नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इस थ्योरी को भी बाद में खारिज कर दिया गया। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होता, जब उसकी ऑटोप्सी की गई थी माइक की जर्मन के एक्सपर्टों द्वारा, तो उन्होंने देखा था कि उसके शरीर पर कुछ ही कटों के निशान हैं, किसी भी चीज के ऐसे निशान नहीं थे कि जो ऑर्गन्स निकालने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसा कोई भी निशान नहीं था, जिसकी वजह से ये चीज बिल्कुल नकार दी गई कि इसकी जो ये ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स ट्रेडरों ने नहीं निकाले हैं। फिर एक और थ्योरी सामने निकल कर आती है, जिसमें कुछ लोगों ने ये बताया कि जो ये माइक था ये अपनी चट्टान पर चढ़ रहा था कि तभी किसी ने पीछे से गाड़ी से उसे टक्कर मार दी और वो घबरा कर वो व्यक्ति वहां से भाग गया। और इस एक्सीडेंट में उसका टायर भी पंचर हो गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर भी ये चीज सही नहीं है, क्योंकि गाड़ी की टक्कर से वो इतनी जोर से नीचे गिरता कि उसकी कुछ ना कुछ हड्डी तो जरूर टूट ही जाती, लेकिन उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई थी, जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन इसके बारे में जो उसके माता पिता थे उनका कहना था कि उसने आत्महत्या नहीं की, वो ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन शायद मजबूरी में वो ना चाहते हुए भी उसकी मौत हो गई होगी, क्योंकि उसके पिता का कहना था कि जिस दिन वो गया उस चट्टान के ऊपर, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। जब वो चट्टान पर चढ़ रहा था उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगी होगी, जिसकी वजह से उसने अपने जूते निकाल दिए होंगे और वो आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन इतनी गर्मी में बिना पानी के वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा होगा, फिर उसने अपनी साइकिल भी पीछे छोड़ी और शॉर्टकट रास्ता लिया होगा चट्टान पर चढ़ने के लिए, और किसी छाए वाली जगह पर जाकर वो बैठा होगा और वहीं पर हीट स्ट्रोक की वजह से वो
पानी के लिए वहां पर तिलमिला रहा होगा और वहीं पर उसने मदद के लिए भी आवाज लगाई होगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, जिसके बाद उसकी वहीं पर तड़प तड़प के मौत हो गई और बाद में उसके वहां से किसी ने ऑर्गन्स निकाल लिए होंगे। वैसे देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जगह इतनी दूर भी नहीं थी, क्योंकि जो माइक के पिता थे वो खुद वहां पर जाकर देख कर आए थे उस जगह को। उनको पता था, उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पर गया था वहां पर मैंने खेत भी देखे थे, वहां पर एक व्यक्ति किसान काम कर रहा था और जब मैंने उससे जाकर कुछ बात की तब उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो माल्टा में जब उसकी ऑटोप्सी की गई थी माइक की, उस टाइम पर उसके शरीर से उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए होंगे और बहुत सारे ऑर्गन्स को निकालने के बाद उन्होंने वापस नहीं रखा गया होगा, क्योंकि वो सड़ चुका था और उन ऑर्गन्स का कुछ काम भी नहीं था। और उन्हें ऑर्गन्स निकालने से पहले जो माइक के माता पिता थे उनसे साइन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने माइक के ऑर्गन्स निकाल लिए और उनको वापस नहीं रखा और उन्होंने रिपोर्ट में यही बताया कि उसके ऑर्गन्स को तो जानवर खा गए। और जो माइक के पिता थे वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जूझे थे, क्योंकि माल्टा में इस केस को बंद कर दिया गया था। वो चाहते थे कि इस केस पर दोबारा से रिसर्च हो, इसके बारे में डिटेल से पता लगाए कि अब उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो केस बंद हो चुका था वो जर्मनी के अधिकारियों से भी बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद इसकी जो भी मेहनत थी वो रंग लाती है। माल्टा में एक अधिकारी आते हैं जिन्होंने ये आदेश दिया कि इस केस को दोबारा से खोला जाएगा। और जब ये केस खुला उसके बाद इस केस में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने आकर अदालत में गवाही दी, लेकिन वो गवाही अभी तक पब्लिक में नहीं की गई है, उसको पब्लिकली नहीं अनाउंस किया गया है कि उसने क्या गवाही दी थी। और दूसरी तरफ जो माइक के पिता थे उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि 18 जुलाई को जब माइक उस पहाड़ी पर था उस टाइम पर वो अकेला वहां पर नहीं था, बल्कि उसके साथ एक व्यक्ति और भी था। लेकिन अभी तक उसके बारे में ये नहीं पता कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है या फिर इस केस में आगे क्या हुआ था। ये केस अभी तक मिस्ट्री ऐसे ही बना हुआ है, इस पर खोजें चली हुई है, जांच चल रही है और इस केस में क्या पता कितने साल लग जाए इस केस को सुलझने में। ये केस ऐसे ही मिस्ट्री बना हुआ है। इस मिस्ट्री पर से जब भी पर्दा उठेगा तो मैं आप लोगों को जरूर इस बारे में बताऊंगा। और आज के स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।